जंगल की सड़क पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे भरी सड़क पर एक कार हल्की गति से चल रही थी। कार के अंदर अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या, वो तीनों दोस्त थे। कार अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु, तुम्हें कार को ड्राइव करते हुए 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। आखिर हम कब तक सुंदरनगर पहुंचेंगे? बकवास मत करो कार्तिक, जंगल जाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। तुम्हारी वजह से हम तीनों इस बर्फबारी में फंस चुके हैं। अभिमन्यु, बहस करने के बजाय अगर तुम कार की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दोगे ना, तो हम लोग होटल जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तान्या, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है। मैं कितनी मुश्किल से ड्राइव कर रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कार मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ये खतरा मैं नहीं उठा सकता। अरे दिन में भी तुम गाड़ी को इधर उधर ठोक देते हो, और फिर अभी तो रात हो रही है और ऊपर से बर्फबारी भी। अचानक कार झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ अभिमन्यु, तुमने कार क्यों रोक दी? नहीं तान्या, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। अपने आप रुक गई? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद करोगे प्लीज, ताकि मैं देख सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकल गया और कार खोलकर चेक करने लगा। कुछ देर चेक करने के बाद अभिमन्यु कार के अंदर दोबारा बैठ गया। क्या हुआ? वही जिससे डर लग रहा था। लगता है कार किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है मैकेनिक हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो सिवाय बड़े बड़े पेड़ पत्तों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि सुंदरनगर यहाँ से कितनी दूर है। तो क्या हमें सारी रात इस कार में ही गुजारनी पड़ेगी? यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम रात इस कार में नहीं बिता सकते। ये जंगली इलाका है, बर्फबारी हो रही है, और मैंने सुना है कि यहाँ के जंगली जानवर बहुत खतरनाक हैं। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकला। अचानक अभिमन्यु की निगाह सामने बनी एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली को देखकर अभिमन्यु कार के अंदर झांकते हुए बोला, टेंशन मत लो दोस्तों, हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना मिल गया। तान्या और कार्तिक कार के बाहर निकल आए। तान्या सामने बनी पुरानी हवेली को बहुत गौर से देखती हुई बोली, ये तो बहुत पुरानी बनी हुई हवेली लगती है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। क्या फर्क पड़ता है तान्या कि वहाँ कोई रहता हो या ना रहता हो? हमें तो बस रात गुजारनी है। एक काम करते हैं, हम तीनों वहाँ चलते हैं और लकड़ियाँ जलाकर आग जला लेते हैं। वो तीनों अपनी कार को वहीं छोड़कर धीरे धीरे कदमों से उस हवेली की ओर बढ़ गए। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या तीनों कॉलेज के दोस्त थे। वो तीनों एडवेंचर के शौकीन थे। वो तीनों जंगल के काफी अंदर तक निकल गए और फिर रास्ता भटक गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो तीनों हवेली के सामने खड़े हुए थे। दूर से देखने में तो ये हवेली नजर आती है अभिमन्यु, लेकिन ये तो कोई बहुत पुराना महल मालूम पड़ता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो तान्या, ये कोई हवेली नहीं बल्कि एक महल है, जो कि अब खंडहर में बदल चुका है। इस महल के आसपास तो देखो, यहाँ तो मोटी मोटी और लंबी झाड़ियों ने अपना बसेरा बना रखा है। आखिर तुम दोनों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये हवेली हो या महल, हमें बस रात गुजारनी है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे लगता है अंदर हमें काफी लकड़ी मिल जाएगी। तभी उन तीनों के कानों में झाड़ियों में से किसी के कदमों की सरसराहट की आवाज टकराई। उन तीनों ने देखा कि कोई अजीब सी दिखने वाली औरत उन तीनों के पास ही आ रही थी। उस औरत को देखकर तान्या और कार्तिक को अजीब सा महसूस होने लगा। वो औरत उन तीनों को अजीब सी नजरों से घूरती हुई बोली, तुम तीनों कौन हो और इस महल के बाहर क्या कर रहे हो? हम तीनों दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। सुंदरवन घूमने के लिए आए थे। आज हमारा जंगल घूमने का मूड बना और वापसी में हम रास्ता भटक गए। अचानक रात में बर्फबारी होने लगी और हमारी कार खराब हो गई। हमें रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। और कहीं तुम्हारे दिमाग में ये विचार तो नहीं आया कि रात इस महल के अंदर गुजार लेनी चाहिए? आप तो काफी समझदार मालूम होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसी इरादे से यहाँ पर आए हैं। मूर्ख, ये महल नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। अगर गलती से भी इस महल के अंदर प्रवेश कर गए तो दोबारा इस दुनिया की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। तुम कहना क्या चाहती हो? इस महल में मंजुलिका का राज है। अगर गलती से भी कोई इंसान इस महल के अंदर चला जाता है तो वो कभी जीवित वापस नहीं आता। मंजुलिका उस इंसान की आत्मा तक अपने वश में कर लेती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? ये सब घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। हमने बहुत सारी फिल्मों में ये सब होते हुए देखा है। समझाना मेरा काम था। मेरी बात को मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस महल के अंदर जाने से पहले आसपास एक बार निगाह दौड़ा लो। यहाँ तुम्हें सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
इतना कहकर वो औरत बड़ी फुर्ती से उन तीनों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या ने उस औरत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तीनों उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। उन तीनों ने देखा कि वो महल अंदर से काफी बड़ा था। उस महल के अंदर काफी बड़े बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें अभी भी बहुत सी सुख सुविधाओं की वस्तुएं रखी हुई थी। तभी अचानक अभिमन्यु की नजर उस महल के एक दरवाजे पर पड़ी। उस कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अजीब बात है, सारी हवेली में अंधेरा छाया हुआ है और उस कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है, जैसे कि वहां पर कोई मशाल या बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हों। अभिमन्यु, कहीं उस औरत की बात सच ना हो। पागल तो नहीं हो गई? तुमने उस औरत की हालत नहीं देखी? मुझे तो वो कोई पागल औरत लग रही थी। चलो चलकर देखते हैं, हो सकता है कि इस टूटे फूटे महल का ओनर इसी महल में रहता हो। इतना कहकर अभिमन्यु उस कमरे की ओर बढ़ गया। सच तो ये था कि कार्तिक और तान्या अंदर से थोड़े डरे हुए थे। मजबूरी में उन दोनों को भी अभिमन्यु के साथ आगे आना पड़ा। अभिमन्यु बड़ी फुर्ती के साथ उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गया, मगर कमरे का दृश्य देखकर अभिमन्यु की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक महिला बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई एक सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसके आसपास बहुत महंगे महंगे कैंडल स्टैंड रखे हुए थे। अचानक उस सुंदर महिला ने अपनी आंखें खोल ली। वो कार्तिक, अभिमन्यु और तान्या की ओर देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, तुम तीनों कौन हो? सवाल ये नहीं है कि हम तीनों कौन हैं, सवाल ये है कि तुम कौन हो और इस महल में अकेली क्या कर रही हो? और वो भी इस खंडरनुमा महल में? अजीब बात है, तुम मेरे ही महल में आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, जबकि बताना तुम्हें चाहिए कि तुम कौन हो। लेकिन फिर भी तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम। अचानक वो महिला बोलते हुए रुक गई और धीरे धीरे कदमों से उठकर उन तीनों के करीब आकर खड़ी हो गई। बाहर बहुत सर्दी है और तुम तीनों भूखे भी मालूम पड़ते हो। सामने आतिशदान में जो लकड़ियां रखी हुई हैं, उन्हें जला लो और अपने शरीर को गर्म कर लो। उसके बाद आराम से बैठकर एक दूसरे के बारे में पूछताछ कर लेंगे। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो महिला कमरे से बाहर निकल गई कि अब उन तीनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अभिमन्यु ने आतिशदान में रखी हुई लकड़ियां जला दी और वो तीनों आतिशदान के करीब बैठकर आग सेकने लगे। अचानक वो सुंदर महिला कमरे के अंदर अपने हाथ में एक सुंदर ट्रे पकड़े हुए उन तीनों के सामने खड़ी हो गई। ये लो, मैंने ये कॉफी तुम तीनों के लिए बनाई है, इसे पीकर तुम तीनों को काफी आराम मिल जाएगा। अभिमन्यु, तान्या और कार्तिक ने ट्रे में से एक एक कप उठा लिया। अभिमन्यु ने जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया, एक भयंकर बदबू उसके नाक से टकराई। उसे तेजी से उल्टी आ गई। अभिमन्यु कप फेंकते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला, ये क्या है? ये किस तरह की कॉफी है? इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिमन्यु। ये कॉफी नहीं है अभिमन्यु, ये कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का खून है। तुम तीनों में से सबसे समझदार ये लड़का है। इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कप में कॉफी नहीं बल्कि गर्म खून था, मगर वो ताजा खून नहीं था कि बरसों बाद इस महल में इंसान आए हैं। पिछली बार 10 वर्ष पहले कुछ इंसान आए थे। उनका खून मैंने मेहमानों के लिए बड़ा संभाल कर रखा था। उस महिला की बात सुनकर उन तीनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? मंजुलिका, क्या तुम्हें बाहर उस पागल औरत ने नहीं बताया कि इस महल के अंदर जो भी आता है वो जीवित वापस नहीं जाता? इतना बोलते ही उस सुंदर महिला का चेहरा एक भयानक महिला में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं और उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया। उसके लंबे बाल कटीली झाड़ियों में परिवर्तित हो गए। बाहर वो औरत सही कह रही थी दोस्तों, यहाँ से भागो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि अचानक अभिमन्यु का शरीर 10 फीट ऊंचा उछल गया और उसका शरीर पूरी ताकत से सर के बल नीचे गिरा। अभिमन्यु ने एक चीख के साथ वहीं पर दम तोड़ दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारा दोस्त अब संसार से मुक्त हो चुका है। अब तुम सबकी बारी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इंसान हमेशा मेरी तन्हाई में दखल देने के लिए यहाँ चले आते हो। इतना बोलकर उस भयानक औरत ने तान्या का गला कसकर पकड़ लिया। देखते ही देखते तान्या का चेहरा ऐसा हो गया
जैसे कि उसके मरे हुए वर्षों बीत चुके हो। मंजुलिका ने तान्या के शरीर में ही तान्या का गला छोड़ दिया। अगले ही पल तान्या का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। कार्तिक चीखता हुआ वहाँ से बाहर की ओर भागा। मूर्ख इंसान, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। मंजुलिका के महल में जो भी आता है फिर इस महल से कभी वापस नहीं जाता है। कार्तिक दौड़ते हुए उस महल के दरवाजे तक आ गया। उसने देखा कि बाहर वही औरत खड़ी हुई उसे दया भरी नजरों से देख रही थी। कार्तिक ने जैसे ही अपना पैर महल के बाहर निकालने के लिए रखा, अचानक वो 10 फीट ऊंचा उठता हुआ पीछे की ओर गिर गया। मैंने तुम तीनों को समझाया था कि तुम चाहकर भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे बचा लो, मेरे दोनों दोस्तों को उसने मार दिया। नामुमकिन है। मंजुलिका का दायरा सिर्फ इस महल के अंदर ही बंधा हुआ है। काश कि तुम तीनों दोस्त इस महल के अंदर नहीं आते। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम्हें इस महल के बारे में इतना कुछ कैसे पता? बरसों पहले मेरा बेटा इसी हवेली के अंदर गया था, आज तक वापस नहीं आया। मैंने उसका इंतजार करते करते इन्हीं झाड़ियों में दम तोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती है और यहाँ हर आने वाले को महल के अंदर जाने से सचेत करती है। मगर पता नहीं लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। तभी मंजुलिका कार्तिक के सामने आ गई। कार्तिक की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन पुलिस को तीनों की लाशें उस महल के बाहर पड़ी हुई मिली। एक हवलदार पुलिस वाले से बोला, अब क्या करना है साहब? क्या कोई केस बनाना है? हम सभी जानते हैं कि हत्या किसने की है। सही कहा साहब, भला आत्माओं को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? पता नहीं लोग इस भूल भुलैया वाले महल में क्यों चले जाते हैं। पुलिस ने केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी।